हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 9th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर किया स्टेट्स एंड यूटीज को कि इंश्योर करें कि कोई भी दिक्कत ना आए जो ऑर्फन हुए हैं चिल्ड्रन ड्यू टू कोविड, उनके एजुकेशन में कोई भी ब्रेक ना आए, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो पब्लिक में हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन ना, आप ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको इंडिविजुअली मत देखा करिए, इंडिपेंडेंटली मत देखा करिए। जैसे हमने 30th मई के एनालिसिस में देखा था, पीएम केयर्स फॉर ऑर्फन, कि पीएम केयर्स फंड आया फॉर ऑर्फन जो चिल्ड्रन हुए ऑर्फन ड्यू टू कोविड। तो उसके साथ इसको कनेक्ट करिए। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन में हमने देखा था कि हम सिर्फ ऑर्फन्स की बात नहीं है, चलिए हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर भी देंगे। हम देख रहे हैं कोविड की वजह से कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हमने उसमें देखा था कि क्या हालत चल रहे हैं, कि कितने बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर्स ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, वो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, वो पढ़ेंगे कैसे? हम इनको ना इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। जैसे पेज 8 पे दे रखा था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस लेके आए हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इन सबको ना आपको एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको इंडिविजुअली नहीं देखिए करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो सिर्फ ऑर्फन्स के ऊपर नहीं आएगा, आपको ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे आएगा, ये ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन आएगा। तो आपको सारे ही पॉइंट्स कि गर्ल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, लड़कों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, रूरल सेक्टर्स में क्या इफेक्ट पड़ा है, अर्बन सेक्टर्स में क्या, ये हम बहुत सारे एनालिसिस में देख चुके हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स, डोनेट वन वन पैरा। जैसे आप उसमें ना, जब फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जो आप कह सकते हैं पीएम केयर्स फॉर ऑर्फन। जैसे हमने 22 फेब में देखा था कि हमने कहा था कि एनजीओ क्या स्टेप ले रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चैनल्स लेके आई है, डीटीएच चैनल्स। फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर दिया है कि ऑर्फन्स की कोई भी एजुकेशनल ब्रेक ना आए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस लेके आए हैं। वो पेज 8 पे नो डाउट उसकी बुराइयां ज़्यादा कर रखी थी कि क्या ये है क्या नहीं। इतनी लात नहीं मारनी है, लात उतनी ही मारो जितनी अच्छी लगे। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस आई हैं फॉर डिसेबल चिल्ड्रंस। तो ये सब ना पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करके चलना होगा, ठीक है? तो जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतने उतने के नोट्स बनाइए। जैसे अगर मैंने आपको पीएम केयर्स फॉर ऑर्फन का बताया था एक पैरा में, तो उतना ही लिखिएगा। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन ऑन एजुकेशन का 22 फेब का और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप देखिए उनको रिकलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर्स पढ़ने पड़ जाते हैं। वैसे 22 फेब का भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने 3-4 इसके ऊपर सेशंस में हमने देखा था कि इम्पैक्ट पेंडेमिक का क्या क्या और हुआ है। तो अभी आप फिलहाल इतना 22 फेब का पढ़िए। आगे होंगे तो और लेक्चर्स हम आपको बताते रहेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जितना हम बताएं ना, सिर्फ उतना ही वर्डिंग्स लिखना। आप ये मत सोचिए कि सर अगर आप ये बता रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा। जितना हम लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं खुद, उतना ही जाके अपने पेपर पे लिखना है। उसको और इलेबोरेट और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट ये पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने न्यूज़ पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो मेरे को तुरंत क्लिक करा कि 30th मई में हमने पढ़ा था कि पीएम केयर फॉर ऑर्फन आया है। फिर तुरंत क्लिक किया कि हमने इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक कर पढ़ा था। फिर तुरंत जब मैंने पेज 8 पे देखा ये वाली न्यूज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री की आई है डिसेबल्स के लिए, तो मैंने उसको पेज 1 के साथ कनेक्ट किया। ऐसे कनेक्ट करने होंगे आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे, ठीक है? एक पेज 1 पे अभी देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश ने बड़ा अच्छा लिया है वैक्सीनेशन के लिए। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे लोगों को क्या लग रहा था, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कवरेज कम हो रही थी। उनको ये था कि अब वो इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, या दूसरा उनको डर था कि ये माइक्रोचिप घुसा रहे हैं ताकि वो हमें ढूँढ लें कहीं भी, ट्रैक कर सकें। तो उन वहाँ के एक ऑफिसर ने बड़ा अच्छा वो दिए कि जो 45 ईयर्स अबव हैं वो आइए, और फ्री राइस की ऑफ़र दी है। अब वो कितनी केजी है? 20 केजी है। बट आपको वो जानना ज़रूरी नहीं है कि 20 केजी देना है। कहीं-कहीं 5 किलो भी चल जाएगा, कहीं पे 10 किलो भी चल जाएगा। बट इम्पोर्टेंट इज़ कि उसने एक राइस ऑफ़र दी है। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा, तो मेरे को याद आया कि 26th मई के एनालिसिस में हमने देखा था कि पैनिक इन रूरल एरियाज़ हो रहा है फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है? तो अ, क्या हो रहा है उसको इससे कनेक्ट करो। अब इसी बात पे दिल्ली हाई कोर्ट की आपने देखा होगा, सेकंड पेज पे या थर्ड पे, फर्स्ट पेज पे था शायद। उसको हमने इसके साथ कनेक्ट करा। उसमें लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर्स को कि आप कंसिडर करिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को। हमने देखा होगा क्या होता है, सोसाइटीज बनी होती है ना, जो कॉलोनीज बनी होती है, उनमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनी होती हैं, ताकि वो जो आपस में मतलब अपने में ही एक आदमी को चुन लेते हैं, वो हेड बन जाता है। थोड़े फैक्टर्स डिसाइड करता है वो कि कैसे कॉलोनी में काम होना है, कैसे नहीं। तो वो कह रहे हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए अपने साथ, ताकि वो ऑर्गेनाइज करें वैक्सीनेशन ड्राइव्स अपनी अपनी कॉलोनीज के अंदर। तो ये अलग न्यूज़ थी, बट इसको हमने इसके साथ जोड़ा है रूरल एरियाज के साथ, कि हम कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़ा करने के लिए देख रहे हैं। हम रूरल एरियाज में ये पैनिक है, तो हम ये अरुणाचल प्रदेश में बड़ा अच्छे स्टेप लिया गया था, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं।
और फिर दिल्ली हाई कोर्ट की ने कहा है कि सीरियसली कंसिडर करिए आरडब्ल्यूएस को लाने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितना हम, अगर आप ये मत सोचिए कि हम उस पर क्या लिखे सर, लिखना है और कुछ नहीं है, जितना हम आपको एक दो तीन लाइनें लिख के दिए उतनी ही लाइन आपने लिखनी है जाके पेपर के अंदर। जितना हम आपको करा रहे हैं, अगर आप एक एक एनालिसिस सुनेंगे ना, और जो जो हम लिख रहे हैं खुद, वो अगर आप नोट बना लेंगे, सिर्फ उतना ही, आपको दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो हम नोट बना के दे रहे हैं, अगर आप उसी का एज इट इज नोट बना लेंगे और याद रख पाएंगे और उसको एज इट इज जाके वहां लिख देंगे, और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बहुत है, आपका मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि सेंटर विल बी प्रोक्योरिंग 75%, ये सब आपको मैं कल ही डिस्कस कर चुके हैं, कल या परसों में। सब पॉलिटिकल चल रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट हम एक्चुअल में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं था उसमें। एक एडिटोरियल पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि हमारे में ना दिक्कत क्या है, इंडिया में थोड़ा सा हम कोविड 19 को लेके हम बहुत स्लो हैं, हमने स्लोली अडॉप्ट कर रहे हैं। और जिस क्या चीज़ को, जीनोम सीक्वेंसिंग हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको लेक्चर अभी बाद में बता दूंगा कौन सा एनालिसिस मैंने देखा था। कहते हैं कि हमें अगर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है ना, अगर आप पे आता है कि कोविड 19 में कहाँ हम बैक कर गए, कहाँ हमें दिक्कत आ गई, तो कई पॉइंट्स में से एक पॉइंट जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत मेजर उठना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमें दिक्कत आई है, द मेजर थिंग इज जीनोम सीक्वेंसिंग। हम कहेंगे कि अगर हमें, देखिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना है कोविड 19 पैंडेमिक को, तो हमें ट्रैक होना चाहिए क्या क्या वेरिएंट्स बन रहे हैं, कोविड के नए नए कौन से वेरिएंट्स इमर्ज हो रहे हैं, और उसके ऊपर फर्दर स्टडीज करें कि वो कैसे ट्रांसमिसेबल हो रहा है, उसका इम्यून एस्केप कैसा है, और वो कैसे, उसकी पोटेंशियल क्या है सीवियर डिजीज कॉज करने की। ठीक है। तो कहते हैं कि जीनोम सीक्वेंसेस जो है, इट इज द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ताकि हम ये कोविड 19 पेंडेमिक को रिस्पॉन्ड कर सके और रोक सके। कहते हैं अगर हम यूएस यूके की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ क्रेडिट देते हैं वैक्सीनेशन कवरेज को। वैक्सीनेशन कवरेज साथ साथ ज़रूरी ये है कि इन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग अपनी स्केल अप की थी। उन्होंने ट्रैक किए थे इमर्जिंग वेरिएंट्स, और उनको उस एविडेंस को लेके उन्होंने टाइमली उस पे एक्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारा बनता है, वो बनता है जीनोम सीक्वेंसिंग। हर चीज़, वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, बट हमें जीनोम सीक्वेंसिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि कल को, अभी आगे डिस्कस करते हैं, हम पहले देखिए, वो कहते हैं कि प्रोसीजरल स्टेप्स हमने नो डाउट लिए हैं। अगर लात मार रहे हो तो थोड़ा सा प्यार भी कर देना चाहिए कि नहीं नहीं, प्रोसीजरल स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, जैसे सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम बनाया है। बट सीक्वेंसिंग जो है ना, हमारी अभी भी बहुत लो लेवल पे है। हमारे पास देयर शुड बी सफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कलेक्ट जो हम करें फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, ताकि हम ट्रैक कर सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स को भी, कि वेरिएंट्स कैसे सर्कुलेट हो रहा है। हमें सफिशिएंट सैंपल्स चाहिए उसके लिए फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। तो हमने जो लैब अगर क्रिएट भी करी है, उसमें हम बहुत लो लेवल पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मोर साइंटिफिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस। देखिए, हम कहते हैं कि कोविड 19 से बचने के लिए सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, पर उस वैक्सीनेशन पे भी हमें रिसर्च करते ही रहनी पड़ेगी। इंडिया गवर्नमेंट को उस पर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा उसकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स पे, और अलग अलग फैक्टर्स जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, कोमॉर्बिड कंडीशंस हो गई, उस पे रेगुलर बेसिस पे हमें ये एनालाइज करते रहना पड़ेगा। कल को ये ना हो कि ऐसा वेरिएंट आ जाए कि वैक्सीनेशन किसी काम की ना रहे। और दूसरा, हम तीसरा पॉइंट हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज, स्ट्रिक्ट एडहेरेंट करना पड़ेगा इन पब्लिक प्लेसेस। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन्स खुल गए हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमें नहीं पता कि कब थर्ड वेव आ जाए। तो हमें पब्लिक प्लेसेस पे अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, 2 गज या 3 गज 4 गज की अब तो कहते हैं दूरी रखना, ये सब हमें एप्रोप्रिएट, और जब ज़रूरी है तभी निकलना, ये थोड़ा सी इन चीज़ों को हमें अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि रैपिडली एक्सपैंडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा भी टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर में हम शेयर करते रहें। जो हम डेटाज़ निकाले जीनोम सीक्वेंसिंग से, वो टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर में शेयर भी हो, और हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि इम्पैक्ट क्या होगा न्यू वेरिएंट्स ऑन ट्रांसमिसिबिलिटी, और वैक्सीन की कितनी इफेक्टिवनेस रह जाती है उसके ऊपर। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमारी सबसे एश्योर्ड वे जो फाइट कर सकते हैं पैंडेमिक का, वो यही है कि हम जितनी भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएं या स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई करें, करेक्टिव एक्शंस लें, वो सब करें साइंटिफिक एविडेंस पे। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स चले कि अभी खोल दिया लॉकडाउन, अब नहीं खोलना है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ क्या नहीं। सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए, अगर हमें फाइट करना है पेंडेमिक को, वी मस्ट यूज़ साइंटिफिक एविडेंस टू डिसाइड द पॉलिसीज़। ठीक है?
जीनोम सीक्वेंसिंग अगर आपने देखना है क्या होता है, म्यूटेंट्स क्या होता है, वो आप 9 अप्रैल के एनालिसिस में सुन सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे, आप सुन सकते हैं। एक एडिटोरियल पे लक्षद्वीप की न्यू रेगुलेशंस के बारे में था, वो 27 में, और गवर्नमेंट का उस पे क्या वर्ज़न रहा है वो हम 28 मई को दे चुके हैं कि वहाँ के कलेक्टर ने क्या कहा था। उसके बाद हम बेसिक्स जो हैं अगर आपने देखने हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में थोड़ा प्रीलिम्स के लिए, वो आप 25 मई को में देख सकते हैं। पेज 8 का जो भी हमने करा है कि एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म वो डिसेबल्स के लिए लेके आ रहे हैं, उस पे एक प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट था कि गवर्नमेंट की जो वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है दीक्षा, आपसे पूछ सकते हैं दीक्षा क्या है? तो गवर्नमेंट का वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, लगेगा आसान कि दीक्षा के नाम से हम याद कर लेंगे, बट जब ऑप्शंस आते हैं ना तो बहुत सारी आएँगी, एनजीओ रन आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है, तो ये देख लिख लीजिएगा। एक पेज 8 पे था कि देयर आर 22 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 1000 ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए, इस पे बड़ा अच्छा एक लेक्चर बन सकता है कि इंडिया कितना आगे एजुकेशन पे हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ 22 इंस्टीट्यूशंस ही हैं टॉप 1000 में हमारे। टॉप 100 की बात करें तो है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा बन सकता है इसके ऊपर कि हमारी एजुकेशन का कैलिबर क्या है, या उनकी रैंकिंग में फ़र्क है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा कंसिडर या स्कोरिंग नहीं करते हैं। 2 वर्जन आ जाते हैं इसके। तो इस पे बड़ा अच्छा लेक्चर बन सकता है, बट आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आएगा, कुछ बनेगा तो हम ज़रूर बताएँगे। एक पेज 8 पे रेंगमा नागास का था, ये देख लीजिए थोड़ा-सा इसका क्या है। रेंगमा जो है एक नागा ट्राइब है। दे आर फाउंड इन नागालैंड एंड असम। ये 2 जगह मिलती है, नागालैंड, असम। अगर बात करें तो नागालैंड में ये मिलती है सेमेन्यू की साइड पे, और असम में इनका देखा जाए तो करेंगा विलेज के पास है। बेसिकली क्या है कि असम में रेंगमा ट्राइबल्स जो हैं, ये करीबन-करीबन 1800 के आस-पास माइग्रेट हुए थे। तब इसको बोलते थे मिकिर हिल्स, आजकल इसको बोलने लग गए हैं कार्बी एंग्लोंग, ठीक है? पहले जब मिकिर हिल्स बोलते थे उस टाइम, तो 1800 के आस-पास ये लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए थे और असम में रहे थे, तो ये अपने कुछ अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स फैक्ट बस इतना ही है, और मेंस के लिए इतना ट्राइबल का वो नहीं निकलेगा अभी आपके, क्योंकि इसमें अभी कुछ ज़्यादा ही लंबा चला, कुछ कंट्रोवर्सीज़ हो गई तो हम देखेंगे। अभी इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा जो मैंने दिस इज़ अ प्रीलिम्स फैक्ट। उसका पेज 10 पे था इल्लीगल एडॉप्शन वगैरह का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन 8 जून, ठीक है? उसके बाद एक आपने देखा होगा एडिटोरियल पे आया था बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गवर्नेंस। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गवर्नेंस। आगे कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है? नॉट वर्थ रीडिंग, नॉट वर्थ मेकिंग नोट्स। उसके बाद एक आपने फिर बिज़नेस इंटरनेशनल पेज पे देखा होगा चाइना का साथ, एशियन का पूरा दे रखा है, आसियान का, उसके बाद ब्रिक्स के साथ दे रखा है, कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना का वो हर जगह क्वाड को बीच में लेके आता है या अपनी बात करता है। उसमें कुछ भी अभी एज़ सच नहीं है कंसोलिडेटेड कि कुछ हम नोट्स बनाएँ। वो ट्रम्प का दे रखा था, वो 6 जनवरी पे जो हुआ था, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक बिज़नेस पेज पे दे रखा था कि वर्ल्ड बैंक सीइंग ग्रोथ। देखिए, ये प्रोजेक्शंस बहुत बार चेंज होते हैं, जब तक आप पेपर देंगे पता नहीं कितनी प्रोजेक्शंस चेंज होंगी। बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं होती, इनकी थोड़ी रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। वो रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन-कौन सी किस चीज़ की रिपोर्ट आती है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।